अपना हिस्सा लेकर रतनलाल वहां से बिना कुछ बोले चला गया। उसके जाने के बाद विजय ने कहा, सुन मोहन, अभी इसे उठाकर मेरे घर में छुपा देते हैं, क्योंकि कुछ घंटों बाद सुबह हो जाएगी। उससे पहले हमें घर पहुंचना होगा, ताकि किसी को हम पर जरा सा भी शक ना हो। फिर बाद में मिलकर सोचते हैं कि इसका क्या करें। मोहन हामी भरते हुए कहता है, हाँ, अभी के लिए यही ठीक रहेगा। दोनों उस संदूक को उठाकर विजय के घर की तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि संदूक थोड़ा भारी था, इसीलिए दोनों दोस्त उसे उठाकर धीरे धीरे चल रहे थे। चलते चलते मोहन कहता है, उम्मीद है कि हम लोग सही कर रहे हैं। तुझे क्या लगता है? विजय पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता है, बिल्कुल, हमने कुछ गलत नहीं किया। इस खजाने को अपनी मेहनत से हासिल किया है, और ऐसा भी नहीं कि हमने किसी से छीनकर इसे अपना बना लिया। हमें तो बाकायदा इसके संकेत मिले थे, इसी ने हमें चुना है। तो अपने मन में जरा भी संदेह मत रखना। अब इस पर सिर्फ और सिर्फ हम दोनों का हक है। बातें करते करते दोनों अब तक घर पहुंच चुके थे, लेकिन विजय के घर का दरवाजा बंद था। मोहन चिंतित होकर पूछता है, अब क्या करें? तेरे घर का दरवाजा तो बंद है। अगर दरवाजा खटखटाया तो तेरे घर के लोग जाग जाएंगे और काफी सवाल पूछेंगे। फिर उनके सभी सवालों का हम क्या जवाब देंगे? विजय निश्चिंत होकर कहता है, तू उसकी फिक्र मत कर, मैंने सारा इंतजाम पहले से ही कर लिया था। बस तू घर के पिछले वाले हिस्से की तरफ चल। विजय ने घर से निकलने से पहले अपने घर के पिछले वाले कमरे की खिड़की को खुला छोड़ रखा था, ताकि दोनों आसानी से अंदर आ सके। दोनों उस संदूक को उठाकर घर के पिछले वाले कमरे की तरफ जाते हैं। उस कमरे की खिड़की बस नाम के लिए ही टिकी हुई थी। विजय खिड़की खोलता है और धीरे से अंदर घुसता है। मोहन पहले संदूक को उठाकर विजय को देता है, बाद में खुद भी खिड़की से अंदर घुसता है। दोनों दबे पांव अंदर आते हैं। मोहन फुसफुसाते हुए कहता है, कहाँ रखेंगे इस संदूक को? ऐसी जगह पर रखना पड़ेगा ताकि इस पर किसी की नजर ना पड़े और किसी को शक भी ना हो। है कोई ऐसी जगह? विजय इधर उधर देखता है, फिर कुछ सोचकर वो भी धीमी आवाज में कहता है, हाँ, है एक ऐसी जगह। एक पुरानी अलमारी है हमारे पास, उसके नीचे वाले हिस्से में इसे अच्छी तरह से छिपा कर रख देते हैं। इतना कहकर विजय वहां उस कमरे में एक कोने में रखी बड़ी सी लकड़ी की अलमारी की तरफ बढ़ता है और बिना कोई आवाज किए धीरे से उसे खोलता है। उस लकड़ी की अलमारी में उनका कुछ पुराना सामान रखा हुआ था, जिसके नीचे वाली जगह में भी थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ था। विजय झट से उस हिस्से को खाली करके वहां उस संदूक के लिए जगह बनाता है। फिर दोनों संदूक को उठाकर वहां उस नीचे वाले हिस्से में ध्यान से रख देते हैं और उस पर एक कंबल इस तरह से ढककर उस पर कुछ सामान रख देते हैं जिससे किसी को शक ना हो। संदूक को रखने के बाद विजय उस अलमारी को बंद कर देता है। दोनों चैन की सांस लेते हैं। विजय अपने माथे का पसीना पोंछते हुए कहता है, हो गया काम। अब सुन मेरी बात, कुछ ही घंटों में सुबह हो जाएगी, इसलिए अब तू सुबह ही अपने घर चले जाना। अब यहीं पर सो जा। मोहन कहता है, ठीक कहा तूने, यही सो जाता हूं, आज नींद भी अच्छी आएगी। सुबह के 9 बज रहे थे। इस तरफ खेमराज के घर के बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। कल रात हुई घटना ने मोहल्ले के लोगों के बीच हड़कंप मचा दिया था। हर कोई हैरान था और कल रात हुई घटना के बारे में लोग आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। घटनास्थल पर पुलिस जांच कार्य में जुटी हुई थी कि तभी वहां पर सायरन बजाती हुई पुलिस की जीप पहुंचती है। उसमें से सीनियर इंस्पेक्टर नाइक जीप में से नीचे उतरता है। तभी हेड कांस्टेबल माने लोगों की भीड़ को हटाते हुए नाइक के पास पहुंचता है। माने नाइक को सैल्यूट करते हुए कहता है, जय हिंद सर। नाइक रौब जमाते हुए कहता है, माने इस भीड़ को हटाओ यहाँ से। मैं नहीं चाहता कि घटनास्थल पर मौजूद सबूतों के साथ किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ हो। हेड कांस्टेबल माने बाकी के हवलदारों को भीड़ को हटाने का आदेश देते हुए इंस्पेक्टर नाइक के साथ खेमराज के मकान के अंदर आता है।
अंदर के कमरे में खेमराज की बीवी की लाश पड़ी हुई थी और आसपास खून जमा हुआ था। कैमरामैन उस जगह की तस्वीरें खींच रहा था। नाइक अपनी आंखों से गॉगल्स उतारते हुए पूरे घटनास्थल की बारीकी से जांच पड़ताल करता है। लाश के पास ही उसे टूटी हुई बोतल मिलती है जो खून से सनी हुई थी। नाइक कहता है, माने इस बोतल को एविडेंस बैग में डालो। मुझे यकीन है कि खून इसी से हुआ है। इस पर खूनी के उंगलियों के निशान मौजूद होंगे। और फॉरेंसिक एक्सपर्ट कहाँ है? उन्हें जल्द यहाँ बुला लो। माने बोतल को एविडेंस बैग में रखते हुए कहता है, जी सर, उन्हें बुला लिया है। वो लोग किसी भी वक्त आते होंगे। नाइक अपनी कैप उतारते हुए कहता है, लाश को जल्द पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। और इस औरत का पति कहाँ है? माने बताता है, सर मैंने पूछताछ की है, वो गायब है। नाइक अंदाजा लगाते हुए कहता है, पत्नी का खून हुआ है और पति गायब है, मतलब साफ है कि खून पति ने ही किया है और पकड़ा जाएगा इस डर से भाग गया है। माने तुमने आसपास के लोगों से पूछताछ की? माने कहता है, हाँ सर, मैंने इसके पति के बारे में पूछताछ की है। जो पति है खेमराज, ये एक नंबर का शराबी और गुस्सैल किस्म का आदमी है। इसके बारे में लोगों ने बताया कि इसने कई लोगों से उधार लेकर रखा था और वापस करने का नाम ही नहीं लेता था। और इसका सनकी स्वभाव, जिसकी वजह से इसके हर दूसरे आदमी के साथ झगड़े होते थे। नाइक आगे पूछता है, और पति पत्नी के बीच कैसे संबंध थे? क्या उनके बीच भी झगड़े होते थे? माने बताता है, सर इनके पड़ोसियों का कहना है कि इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच कई बार झगड़े होते थे। नाइक कुछ सोचते हुए कहता है, इनके मकान के बगल में कौन रहता है? बुलाओ उसे। माने जानकारी देते हुए कहता है, इनके मकान के बगल में जो मकान है वहां पर ताला है। हाँ, पर इनके मकान के आगे एक घर है, वो आदमी जरूर जानता होगा। ठीक है, बुलाओ उसे। नाइक के आदेश पर माने उस घर में रहने वाले आदमी को बुलाता है। माने उस आदमी को लेकर नाइक के सामने हाजिर हुआ। नाइक पूछता है, क्या नाम है तुम्हारा? वो आदमी अपना नाम सूरज बताता है। नाइक आगे पूछता है, तुम इनके घर के सामने रहते हो, क्या कल रात को भी इनके बीच झगड़ा हुआ था? तुमने कुछ सुना था? सूरज बताता है, नहीं साहब, मैंने तो कुछ नहीं सुना, लेकिन जिस तरह का ये आदमी था, इसकी हमेशा किसी ना किसी के साथ कहासुनी होती रहती थी। और तो और शराब और वेश्याओं के पास जाने को लेकर इसका इसकी बीवी के साथ कई बार झगड़ा होता रहता। ये अपनी बीवी को मारता भी था। तभी सूरज को कुछ याद आता है। हाँ, याद आया साहब, कल रात शाम को फैक्ट्री से लौटने के बाद इसका इसकी बीवी के साथ जोर का झगड़ा हुआ था। नाइक ध्यान से सुन रहा था। वो कहता है, ओ आई सी, शायद इनके बीच का झगड़ा इतना बढ़ गया हो कि उसने गुस्से में अपनी बीवी की ही जान ले ली। सूरज कहता है, हाँ ऐसा हो सकता है साहब, क्योंकि ये आदमी एकदम सनकी और गुस्से वाला है और गुस्से में आकर कुछ भी कर सकता है। नाइक आगे पूछता है, अच्छा एक बात बताओ, ये खेमराज कल रात से गायब है, तो तुम बता सकते हो कि ये कहाँ जा सकता है या फिर कौन इसकी मदद कर सकता है? सूरज कहता कुछ नहीं, वो एक गहरी सोच में डूब जाता है। नाइक उस पर दबाव बनाते हुए कहता है, इस केस को सॉल्व करने में हमारी मदद करो। कोई भी डिटेल, फिर चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, मुझे बताओ। अगर बाद में मुझे पता चला कि तुमने मुझसे कुछ बातें छुपाई थी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, याद रखना। सूरज डर जाता है। वो कुछ सोच कर कहता है, पता नहीं साहब ये बात आपके कितनी काम की है या नहीं, पर मुझे किसी झमेले में नहीं फंसना इसलिए बताता हूँ। नाइक बड़े रौब से कहता है, बात काम की है या नहीं ये मैं तय करूंगा, तुम बस बताओ। फिर सूरज नाइक को बताता है कि 2 दिन पहले उसका एक दोस्त मोहन उससे खेमराज के बारे में जानकारी ले रहा था। सूरज उसे सारी बात विस्तार पूर्वक बताता है। नाइक उससे मोहन के सभी डिटेल्स लेकर माने से कहता है, इस मोहन को बुलाओ थाने में, इससे भी पूछताछ करनी पड़ेगी। हो सकता है कि यह मोहन इस खून की एक कड़ी हो। इस तरफ विजय के घर में दोनों दोस्त अभी भी सोए हुए थे। रात की थकान के कारण दोनों अभी भी गहरी नींद में थे। विजय की माँ उसे उठाते हुए कहती है,
विजू उठ, देख सुबह के 9:30 बज चुके हैं और तू अभी भी सो रहा है। काम पर नहीं जाना क्या आज तुझे? और कहाँ थे तुम दोनों कल रात भर? विजय की माँ ने सवालों की झड़ी लगा दी थी। विजय अंगड़ाई लेते हुए उठ जाता है और जमाई लेते हुए कहता है, कल रात आने में देर हुई इसलिए सोता रहा। माँ कहती है, चल अब उठ जा जल्दी और मोहन को भी उठा दे। देख सदा कॉलेज गया है और मैं भी काम पर जा रही हूँ। उनके बीच ये सब बातें चल ही रही थी कि तभी मोहन का पड़ोसी चंदू विजय के घर आता है। वो थोड़ा सा डरा हुआ लग रहा था और जल्दबाजी में विजय के घर पहुंचने की वजह से हाँफ पी रहा था। उसे देखकर विजय कहता है, अरे चंदू, तू कैसे आना हुआ? और तू इतना हाफ क्यों रहा है? टेंशन में भी लग रहा है। अब तक मोहन भी जाग चुका था। चंदू को इस तरह तनाव में देख मोहन उससे पूछता है, क्या बात है चंदू, तू डरा हुआ लग रहा है? सब ठीक तो है ना? चंदू अपनी सांसों पर काबू पाते हुए कहता है, मोहन जल्दी से अपने घर चल, तेरे घर पुलिस आई है और वो तेरे आई बाबा से तेरे बारे में पूछ रहे हैं। पुलिस का नाम सुनकर वहां मौजूद सभी लोग डर जाते हैं। मोहन और विजय एक दूसरे की ओर देखते हैं। उनके चेहरे तनावपूर्ण नजर आ रहे थे। विजय की माँ डरते हुए कहती है, लेकिन पुलिस क्यों आई है और उन्हें मोहन से क्या पूछना है? चंदू कहता है, पता नहीं काकू, लेकिन मोहन को जल्द ही थाने में हाजिर होने के लिए कहा है। इतना बोलकर चंदू वहां से चला जाता है। विजय मोहन को हिम्मत देते हुए कहता है, तू डर मत, मैं चलता हूं तेरे साथ। आई मैं आता हूं। इतना कहकर दोनों पहले मोहन के घर जाते हैं। वहां उन्हें लेने एक हवलदार आया था। फिर वहां से वे पुलिस स्टेशन जाते हैं। स्टेशन पहुंचकर हवलदार कहता है, तुम दोनों बैठो यहाँ पर, साहब अभी आते ही होंगे। मोहन और विजय डरे हुए थे। उन्हें शक था कि कहीं कल रात की बात का उन्हें पता तो नहीं चला। मोहन डरते हुए कहता है, यार विजू, कहीं पुलिस को उस खेमराज की लाश तो नहीं मिल गई शमशान में? उस रतनलाल ने तो कहा था कि काली शक्तियां उस लाश को अपने तरीके से संभाल लेगी। अगर पुलिस को पता चला कि हमने गुप्त धन के लिए उस खेमराज की बलि दी है तो वो हमें नहीं छोड़ेंगे। विजय उसे दिलासा देते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा और तू डर मत, मैं हूं तेरे साथ। तू बस मेरी हाँ में हाँ मिलाते जाना। और एक जरूरी बात, कि इस बात से कभी इनकार मत करना कि तू खेमराज को जानता था। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। तभी इंस्पेक्टर नाइक थाने में आता है। थाने के अंदर आते से ही वो उन दोनों को अंदर बेंच पर बैठे हुए देखता है और अपने केबिन में जाकर बैठ जाता है। तभी माँ ने अंदर आकर उसे बताता है कि मोहन बाहर बैठा है। नाइक उसे अंदर भेजने के लिए कहता है। बाहर तब तक विजय ने मोहन को पूरी पट्टी पढ़ा दी थी कि अंदर क्या क्या पूछा जा सकता है और उसे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। माँ ने बाहर आकर मोहन को बताता है कि बड़े साहब उसे अंदर बुला रहे हैं। मोहन के साथ विजय भी केबिन के अंदर जाता है। दोनों अंदर आकर नाइक को नमस्ते करते हैं। नाइक पूछता है, तुम दोनों में से मोहन कौन है? मोहन आगे आते हुए कहता है, जी सर, मैं हूं मोहन। फिर विजय की तरफ देखते हुए नाइक कहता है, तुम कौन हो? विजय बताता है, जी सर, मैं इसका दोस्त हूं। नाइक दोनों को बैठने के लिए कहता है। फिर वो दोनों कुर्सी पर बैठ जाते हैं। नाइक पीछे कुर्सी पर अपनी पीठ टिकाते हुए पूछता है, हाँ तो मोहन, ये बताओ कि कल रात तुम कहाँ थे? मोहन थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, सर वो कल रात थोड़ी शराब पीने की तलब हुई, इसलिए कल रात वो हम दोनों शराब के अड्डे पर शराब पीने बैठ गए थे। नाइक पूछता है, कितने बजे गए थे शराब के अड्डे पर? मोहन थोड़ा सोचने का नाटक करते हुए कहता है, जी हमारा काम कल रात थोड़ा देर तक चला, तो अंदाजन 9 साढ़े 9 बजे तक गए होंगे। नाइक आगे पूछता है, कहाँ काम करते हो तुम दोनों? मोहन बताता है कि सलून में काम करते हैं। नाइक मुद्दे पर आते हुए कहता है, अब ये बताओ कि क्या तुम खेमराज नाम के शख्स को जानते हो